नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद विनोद तावड़े पहली बार बिहार पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के विमोचन समारोह में हिस्सा लेते हुए विनोद तावड़े ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। विनोद तावड़े ने कहा कि मोदी जब 2013 में बिहार आए थे तब गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ था। आज भी वही सरकार है, इस सरकार को बदलना है। बिहार बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद विनोद तावड़े पहली बार बिहार पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के विमोचन समारोह में हिस्सा लेते हुए विनोद तावड़े ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। विनोद तावड़े ने कहा कि मोदी जब 2013 में बिहार आए थे तब गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ था। आज भी वही सरकार है, इस सरकार को बदलना है। एक बार फिर ये तस्वीर चर्चा में है। तारीख थी 27 अक्टूबर 2013। जगह पटना का गांधी मैदान। मौका नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली। रैली के दौरान गांधी मैदान में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। बिहार बीजेपी प्रभारी बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे विनोद तावड़े ने 2013 के गांधी मैदान बम धमाके का जिक्र करते हुए नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा पीएम मोदी जब पहली बार बिहार आए थे तो पूरा बिहार उन्हें समर्थन करने को तैयार था। उस समय की नीतीश सरकार के चलते ही गांधी मैदान में बम धमाका हुआ और आज वही सरकार है, इस सरकार को बदलने के लिए हम काम करेंगे। पहली बार जब मोदी जी पटना आए थे पूरा देश उनको नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार था। आज जैसी निकम्मी सरकार थी और उस सभा में बम ब्लास्ट हुए थे और मोदी जी को बिहार ने स्वीकार किया, उनका नेतृत्व देश ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के विमोचन समारोह में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी नीतीश सरकार पर कटाक्ष किया। स्मृति ईरानी ने कहा बिहार में बेगुनाहों का सड़कों पर खून बहाया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी को नहीं दिख रहा है, वे बस प्रधानमंत्री बनने की चिंता में ही लगे हैं। क्या बेगुनाहों का सड़कों पर खून बहाना उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दिखाई नहीं देता? उनको बेगुनाह, गरीब, वंचित, शोषित ना परिवार नजर आते हैं, ना उन्हें ऐसा कोई नागरिक नजर आता है, ना अपने सम्मान के लिए लड़ रही कोई महिला नजर आती है। उनको अगर कुछ नजर आता है तो 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाएं, वो मात्र उनका लक्ष्य है। दरअसल 2013 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो चुके थे। तब भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। एक बार फिर बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है और चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। इन चर्चाओं के बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। 2014 में तो बिहार ही नहीं पूरे देश में मोदी का परचम लहराया था। 2024 के रिजल्ट पर अब सबकी नजर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। 2013 में नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष चुने जा चुके थे और नरेंद्र मोदी पूरे देश में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए थे। पूरे देश में पार्टी के लिए रैलियां की जा रही थी। 27 अक्टूबर 2013 को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी की हुंकार रैली थी। गांधी मैदान खचाखच लोगों से भरा हुआ था और तभी गांधी मैदान के आसपास एक एक कर 7 बम ब्लास्ट हुए। बम ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई थी। 2013 में भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। नीतीश ने मोदी के नाम पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश की जेडीयू को मात्र 2 सीट हाथ लगी। एक बार फिर कमोबेश वैसी ही स्थिति है। नीतीश बीजेपी से नाता तोड़कर लालू की पार्टी आरजेडी से हाथ मिला चुके हैं। नीतीश विपक्ष को गोलबंद करने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने
एक बार फिर गांधी मैदान बम ब्लास्ट का मुद्दा उठाया है और 2014 के तरह ही 2024 में नीतीश कुमार को हराने का संकल्प दोहराया गया है। बढ़ते आगे और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर और 24 सितंबर को सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं सीमांचल के लोगों में उम्मीद जगी है कि शाह के दौरे से इलाके की पुरानी समस्या खत्म होगी। सीमांचल विकास के दावों से दूर बिहार का वो इलाका जो 5 दिन बाद सियासत की सुर्खियों में आने जा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 23 और 24 सितंबर को सीमांचल आ रहे हैं। 23 तारीख को वे पूर्णिया के स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि अगले दिन किशनगंज में उनका कार्यक्रम है। समस्याओं और विकास की बाट जो रहे सीमांचल के बीजेपी नेता अमित शाह के दौरे को लेकर बेहद आशावादी हैं। पूर्णिया सहित पूर्णिया जिला और सीमांचल ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें लोग उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए करके जो उनका आगमन होगा 23 सितंबर को यहाँ पर जो 11 बजे दिन को वो संबोधित करेंगे, यहाँ जो विशाल जनभावना सभा को संबोधित करेंगे, उसकी पूरी तैयारी में हम लोग हैं। घुसपैठ ही नहीं, मतलब यहाँ तस्करी, यहाँ से पशु हमारा धन जो है खुलेआम जो है बांग्लादेश की तरफ जाने की व्यवस्था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी जो होते हैं, चूँकि उनकी नागरिकता का पता नहीं होता है, वो बहुत आसानी से इस तरफ आ जाते हैं, लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और कई प्रकार के क्राइम करके वापस भी चले जाते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के चलते सीमांचल के जिलों में घुसपैठ, बढ़ते अपराध के साथ ही कई स्थानीय समस्याएं रही हैं। ऐसे में अमित शाह के दौरे से लोगों में उम्मीद जगी है कि मिशन कश्मीर की तरह ही बिहार के इस पिछड़े इलाके की पुरानी समस्याएं दूर होंगी। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर वजह क्या है कि सीमांचल की जो समस्याएं हैं, घनी आबादी के साथ साथ अन्य समस्याएं हैं, घुसपैठ की, तस्करी की, वो खत्म क्यों नहीं हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद अब जरूर जगते नजर आ रही है। यदि अमित शाह आते हैं तो सीमांचल की तस्वीर भी बदलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अब आप खबर तो समझिए, सीमांचल में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए हो सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का बड़ा संकट है। इलाके की तेजी से बढ़ती आबादी भी एक संकट है। जनसंख्या असंतुलन की समस्या इससे बढ़ती जा रही है। तेजी से बढ़ रही पशु तस्करी भी एक बड़ा मामला है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ी समस्या, मदरसों पर भी सवाल उठता रहा है। अमित शाह के सामने इन समस्याओं को उठाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि शाह इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। मिशन कश्मीर की तरह ही बिहार के इस पिछड़े इलाके की जितनी भी पुरानी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते आगे और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमित शाह पर धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर सीमांचल आने का आरोप लगाया है। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर देश में चर्चा नहीं शुरू हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और अब आप खबर तो समझिए, अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है और अमित शाह के रणनीति को काटना बहुत ही मुश्किल है। जेडीयू आरजेडी सीमांचल के मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह
इस्तेमाल करते आए हैं। अमित शाह के दौरे से जेडीयू नेताओं की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जबकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि शाह के दौरे से सीमांचल की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में अब अमित शाह के दौरे को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार लोकसभा यूपी के फूलपुर से लड़ सकते हैं। ललन सिंह के बयान के बाद शुरू हुई कयासबाजी पर बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में या एक फूलपुर की बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहां के कार्यकर्ताओं की मांग है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी यूपी के फूलपुर से। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही, और लड़ेंगे तो कहां से। लेकिन नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। आज पूरा देश जो है हमारे नेता के प्रति जो है एक उम्मीद के साथ दिख रहा है। सब लोग चाहते भी हैं। अखिलेश जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है नीतीश कुमार जी के समर्थन में, और सभी समान विचारधारा वाले दल नीतीश जी के प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। फूलपुर चुनाव लड़ने से बड़ी सीधी सी बात है ना कि जैसे ही फूलपुर में नीतीश कुमार की चर्चा हुई, कोई एक पार्टी डरने लगी, मतलब उसे पता है कि नीतीश जी फूलपुर से लड़े तो उस पार्टी का पत्ता साफ है। यूपी के फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की कयासबाजी पर बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश जी बिहार से तो जीत नहीं सकते, यूपी जाकर भी देख लें। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहां फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। वैसे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, फैसला नीतीश कुमार को ही करना है, लेकिन चुनाव लड़ने की चर्चा ने अटकलों के बाजार को गर्म जरूर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब ये समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। तो दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। प्रयागराज वाले फूलपुर के लोग देश को 2-2 प्रधानमंत्री दे चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू लगातार फूलपुर से ही चुनाव लड़ते रहे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह 1971 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह से नीतीश कुमार के मुफीद में है। यहां कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केशरी देवी पटेल ही सांसद हैं। अकेले फूलपुर ही नहीं, बल्कि आसपास की तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। हालांकि यूपी की कुर्मी नेता अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं। कुर्मी जाति की केशरी देवी पटेल का अपना जनाधार है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ भी फूलपुर में काफी मजबूत है, और अगर नीतीश विपक्ष के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। ऐसे में नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष को कितना फायदा होगा, अभी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव लड़के देख लें, जमानत भी नहीं बचेगी। 17 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े, अब वो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में तो जमानत भी जब्त हो जाएगा। भले एक बार विधानसभा का चुनाव लड़के तो दिखा दे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। भले एक भी चुनाव 17 साल में लड़ा है, एक तो विधानसभा जीत के अगर दिखा दे तो हम उनको पुरस्कार देंगे। जब उनकी इच्छा है देश के प्रधानमंत्री बनने की, तो ललन जी ने जो यह कहा है कि उनको फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए या अम्बेडकर नगर से जरूर लड़ना चाहिए, उनको भी समझ में आ जाएगा कि वह कहाँ पर हैं। और
अगर उनको वाकई इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो अब उनकी बेचारे की स्थिति यह हो गई है कि मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन करने जाते हैं तो ऊपर का फीता तेजस्वी जी काटते हैं, नीचे का फीता मुख्यमंत्री काटते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फूलपुर से नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। इसके पीछे का तर्क आप खुद समझिए। नीतीश कुमार ने 2004 में आखिरी चुनाव लड़ा था। 2004 में नीतीश कुमार ने 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नालंदा और बाढ़ से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन बाढ़ लोकसभा सीट पर वो विजयी हुए। कृष्ण से चुनाव हार गए थे। नालंदा लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी और 2005 में बिहार के सीएम बने तो लोकसभा सीट उन्होंने छोड़ दी। 2004 के बाद से उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा और लगातार एमएलसी के तौर पर ही चुने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार के चुनाव ना लड़ने पर पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं और विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि हार के डर से नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं और इसी वजह से इस बार भी हमला नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर सियासी बयानबाजी तेज है। सुशील मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नीतीश का स्वागत है, लेकिन चुनाव में जमानत जब्त कराएंगे। यानी कि आप समझ लीजिए, बीजेपी के तमाम नेता अभी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बढ़ते आगे, धनबाद में अवैध कोयला का काला खेल चल रहा है। तेतुलमारी के एक युवक ने वीडियो जारी कर पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लूट के इस खेल का खुलासा करने वाला युवक ही अब अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध कोयले का काला खेल। काले हीरे की लूट की छूट। पुलिस पर मिली भगत का आरोप। यूं तो कोयले की नगरी धनबाद में अवैध कोयला खनन और काले कारोबार की कहानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तेतुलमारी के एक युवक ने जब धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन का ये वीडियो जारी कर डायल 100 पर काले हीरे की मची लूट की शिकायत की, तो कंट्रोल रूम ने लोकल थाने से शिकायत करने की बात कहकर कार्रवाई से ही इनकार कर दिया। यहाँ पे कोयला चोरी हो रहा है, तेतुलमारी झारखंड धनबाद से बोल रहे हैं। यहाँ पे सब चोरी कर रहा है। हम फोन किए 100 नंबर पे उठाया फोन। उसके बाद बोलता है कि लोकल थाना के पास फोन करो। हम बोले कि आप एक्शन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो बोला कि एक्शन नहीं लेंगे। कोयले के अवैध खनन में शामिल दर्जनों लोगों के इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस खेल का खुलासा करने वाले प्रद्युमन का दावा है कि उसकी ईमानदारी और कोयला बचाने के प्रयास के बदले तेतुलमारी थाने के बड़ा बाबू उसे धमकी दे रहे हैं, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया है। जाहिर है, कोयला लूट की शिकायत पर पुलिस का रवैया कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि क्या पुलिस भी अवैध खनन के खेल में शामिल है या कोयला माफिया के खौफ के आगे पुलिस दंडवत है। हालांकि इस वीडियो और युवक की गुहार पर जब हमने तेतुलमारी थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और दलीलों की पहाड़ खड़ी कर दी कि वे प्रद्युमन नाम के युवक को नहीं जानते और हो सकता है ये वीडियो दूसरे इलाके का हो, यानी पुलिस ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन धनबाद के कोई भी ऐसा थाना नहीं बचा है जहां अवैध कोयले के कारोबार संचालित नहीं हो रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई है और उसमें बताया गया है कि 15 से लेकर 25 तक स्पेशल ड्राइव चलेंगे। अब देखना है कि यह कारोबार रुकेगी या बैठक तक ही सीमित होकर रह जाती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। अब आप खबर तो समझिए। धनबाद में कोयला लूट का इतिहास बेहद पुराना है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 600 करोड़ रुपए का काला धंधा यहां पर होता है और सबसे बड़ी कोल कंपनी BCCL में 50 से 20% कोयला चोरी हो रहा है। कोयला तस्कर BCCL ECL की कोलियरियों से हर दिन करीब 1000 हाइवा कोयला टपाया जा रहा है। माना जाता है कि कोयले की तस्करी में पुलिस अधिकारी और नेता तक इसमें मिले होते हैं और उन्हीं की मिलीभगत की वजह से धड़ल्ले से कोयला का अवैध खनन होता है। बढ़ते आगे,
झारखंड में बहुत जल्द विशेष सत्र आहूत हो सकता है। ये विशेष सत्र 1932 खतियान को लेकर लिए गए निर्णय और ओबीसी को 27% आरक्षण पर केंद्रित होगा। सत्ताधारी दल की ओर से उठ रही मांग के बाद विशेष सत्र की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में अगले कुछ दिनों के अंदर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये सत्र हेमंत सोरेन कैबिनेट के द्वारा लिए गए 2 महत्वपूर्ण निर्णय पर केंद्रित होगा। 1932 का खतियान और ओबीसी के 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सदन से प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश होगी। विशेष सत्र आहूत होने तक जीएमएम और कांग्रेस के नेता फिलहाल किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने सर्वे रिपोर्ट के साथ सदन में अपनी बातें रखने का इशारा कर दिया है। नीतिगत फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, तो सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र बुला करके जो माहौल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, उस माहौल से इस राज्य के लोगों को निजात दिलाना चाहिए। विगत दिनों कैबिनेट में फैसला लिया गया, ये बिल्कुल ही बेहतर और सराहनीय कदम है। अगर आप राज्य के हितैषी हैं तो निश्चित रूप से सरकार की सराहना की जानी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि सरकार विशेष सत्र बुलावे, क्योंकि ये राज्य का बहुत महत्वपूर्ण विषय है और रात दिन इस पर डिबेट कराए, चर्चा कराए। 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण के निर्णय को सत्ता पक्ष ऐतिहासिक बताने में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल बीजेपी इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं। बीजेपी की दलील है कि सरकार नियोजन नीति को स्पष्ट नहीं कर रही है। स्थानीय नीति के साथ साथ ये भी तय करना चाहिए कि नियोजन नीति क्या है। हम यहाँ के युवाओं को, हम यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको हम कैसे रोजगार देंगे। सेंसिटिव विषय सभी सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी लोगों को राय विचार करके करना चाहिए, ये चिंता करनी चाहिए। कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद भी स्थानीय नीति को लेकर सरकार होमवर्क करने में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र दुर्गा पूजा से पहले बुलाया जा सकता है। हालांकि सरकार की मंशा साफ है कि स्थानीय नीति हर हाल में खतियान के आधार पर ही परिभाषित होगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीमांचल में रैली करेगा महागठबंधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीमांचल में अब महागठबंधन की तरफ से भी रैली की जाएगी। अमित शाह के दौरे के बाद ये रैली होगी। पूर्णिया, किशनगंज में रैली की जाएगी। महागठबंधन की ये रैली होगी। आपको बता दें कि अमित शाह का सीमांचल दौरा है, जहां पर बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से की जानी है। और अब महागठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब कटिहार में महागठबंधन की रैली और ललन सिंह के आग्रह पर तेजस्वी यादव भी रजामंद हो गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए रैली की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।